नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कि जमशेदपुर में बागबेड़ा निवासी नीतीश कुमार के कैट में टॉपर बनने का दावा क्या फर्जी है। आज इस पर हम खास बताएंगे आपको। पारा शिक्षक मामले में रणनीति क्या होगी आगे की, और 27 जनवरी को क्या कुछ होने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ वंदे मातरम को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पर भी खास टिप्पणी करेंगे। और जेपीएससी के एग्जाम का एडमिट कार्ड कब से आएगा, सभी चीजों पर हमारी नजर होगी। लेकिन पहले आज बात की शुरुआत करेंगे वंदे मातरम से। वंदे मातरम को लेकर कई प्रकार के विवाद लगातार देखने को मिलते रहते हैं। वंदे मातरम के बारे में आज हम उस विवाद पर नहीं जाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि वंदे मातरम गीत कब गाया गया, किसने गाया, इसकी क्या प्रामाणिकता रही, कब इसे कांग्रेस में अपनाया गया, कब भारत का राष्ट्रीय गीत बना, और राष्ट्रगान बनाने में वंदे मातरम को क्या दिक्कतें आई थी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वंदे मातरम अर्थात जिसमें भारत माता की पूजा करने की परंपरा है, और इसके बाद ही कुछ समुदाय विशेष इस पर अपना अड़चन दिखाते हैं और उनका मानना है कि वे इस गीत को नहीं गाएंगे। लेकिन परंपरा के तौर पर भारत में वंदे मातरम 1882 ईस्वी से गाने की शुरुआत हो गई थी। हम आपको ये भी जानकारी दे देंगे कि वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक से लिया गया है, और ये संस्कृत एवं बंगला में, इसके जो मूल विषयों को देखेंगे तो संस्कृत एवं बंगला में इसे लिखा गया था। साथ ही साथ भवानंद जो थे, भवानंद एक सन्यासी थे, उन्होंने सबसे पहले इस गीत को गाया था। यानी कि वंदे मातरम गीत को गाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे भवानंद, जो एक सन्यासी थे, और उन्होंने 1882 ईस्वी में इसे गाया था। आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है। इसकी धुन जो है, जो वंदे मातरम में आप जो एक धुन देखते हैं, इसे यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने बनाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने इस धुन को तैयार किया था। बाद में वंदे मातरम नाम से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में एक होड़ सी मची, और कई स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम को रिस्पेक्ट देने के लिए इसके नाम से एक मैगजीन निकालने और जर्नल निकालने की शुरुआत की, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, साथ ही साथ खुद कई दूसरे क्रांतिकारी भी मौजूद थे। मसलन अरविंद घोष का भी नाम इसमें सर्वोपरि में आता है। हम आपको ये भी बता दें कि मातंगिनी हाजरा का नाम आपने सुना होगा जरूर। जब उनकी वो जब डेथ कर रही थी तो उनके अंतिम शब्द ही वंदे मातरम थे। आप कई मूवी में देखते होंगे जय हिंद और वंदे मातरम को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब आपको बता दें कि मैडम बीकाजी कामा, जो भारत में भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता सेनानियों की मां के रूप में कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी वीमेन कहा जाता है, प्रथम तिरंगा झंडा फहराने का श्रेय भी मैडम बीकाजी कामा को जाता है, जो 1913 ईस्वी में स्टुअर्ट जर्मनी में तिरंगा झंडा को फहराया था। अब आपको ये बता दें कि उसमें बीच में जो चक्र बनाया गया था तिरंगे झंडे में, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये बात कर रहे हैं 1913 ईस्वी की, जब प्रथम तिरंगा झंडा को फहराया गया था। क्रांति गीतांजलि राम प्रसाद बिस्मिल की एक किताब थी, और इसमें इस पुस्तक में भी पहली गीत जब है पहले पन्ने पे तो वंदे मातरम को समर्पित है, वंदे मातरम के नाम से ही लिखा हुआ है। किसी को भी यह गीत गाने के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते। हमारे संविधान में ये मौलिकता के अधिकार के तहत किया गया है कि आपको इसको रिस्पेक्ट करना है, आप ऐसा गीत गाएं ही, इसके लिए आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है वंदे मातरम का, और इसे श्री अरविंद घोष ने किया था आजादी के समय में ही। बंगभंग आंदोलन जब हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, जब ये 7 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर 1905 तक ये आंदोलन जो पूर्ण रूपेण चला था, तो इस आंदोलन के दौरान में आपको बता दें कि खास तौर पर जो है वंदे मातरम गीत ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। और आपको ये भी बता दें कि एजी नूरानी और कविंद्र शुक्ला ने 17 नवंबर 1998 को इस गीत को अनिवार्य बना दिया कि इसे गाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस पर विवाद क्यों होता है। कई ऐसे राज्य और स्कूल हैं जहां पर वंदे मातरम से ही उस स्कूल की शुरुआत होती है।
यानी कि जो उसकी दिनचर्या कार्यक्रम होती है बच्चों की, उसमें पहला गीत वंदे मातरम का होता है। लेकिन हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जैसे ही कमलनाथ के कैबिनेट ने एक आदेश पारित करके वंदे मातरम पर रोक लगा दिया कि अब वो मंथ के पहली तारीख को गाना अनिवार्य नहीं होगा, और इसके बाद ही चर्चा में आ गया वंदे मातरम। लेकिन फिलहाल इस रोक को नए रूप में लागू कर दिया गया है और वहां पर सरकार गाजे बाजे के साथ अब वंदे मातरम को गाएगी। तो वंदे मातरम के साथ साथ अब आपको आगे का जो न्यूज है वो बताते हैं। 2-3 दिन पहले कैट का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। कैट के रिजल्ट में 100% लाने वाले पूरे देश में 5 बच्चे का नाम था। 5 बच्चों में एक बच्चा जमशेदपुर का था। जमशेदपुर के बागबेड़ा के नीतीश कुमार ने यह दावा किया था कि उसका 100% है। अखबार के फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीरें छपी थी। हमारे चैनल ने जब इसका पूरा तहकीकात किया तो पता चला कि यह फर्जी था। सिर्फ अखबार में नाम के चलते ही क्या ऐसा किया गया था। हम आपको ये बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार की तस्वीर अखबारों में प्रकाशित हुई, अलग अलग सोशल मीडिया में उनके घर पर जाकर लोगों ने गुलदस्ता देकर बधाई देना शुरू कर दिया। इसके बाद मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोगों ने नीतीश कुमार पर रोल नंबर देने के लिए दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद जब नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि वह अगर रोल नंबर दे देगा तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी, तब उन्होंने ये बहाना बनाना शुरू कर दिया कि उसे रोल नंबर याद नहीं है। उसके बाद उसे कहा गया कि आप कैट का रिजल्ट दिखाइए, तो उसने कहा कि कैट का रिजल्ट भी अभी उसे बताना मुश्किल होगा। और धीरे धीरे पूरा मामला समझ में आने लगा और बाद में स्वयं नीतीश कुमार ने ही इस गलती को स्वीकार कर लिया और कहा कि दोस्तों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए फेसबुक पर उन्होंने इसे डाला था और देखते ही देखते ये वायरल हो गया। उसे नहीं पता था कि मीडिया में इसे इतना स्पेस मिलेगा, कवरेज मिलेगा। अलग अलग समाज के लोगों में भी बधाई देने का तांता लग गया। हमारे देश में हकीकत को जाने बिना उस चीजों पर टिप्पणी करने का एक सिद्धांत बन गया है। हमारी अपील होगी युवाओं से कि आप फेसबुक में जब दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो आप देखते होंगे कि लोग अपने बारे में लंबी चौड़ी टिप्पणी लिखे रहते हैं। अधिकांश लोग अपने बारे में बताते हैं वह किसी कंपनी के सीईओ हैं, आईएएस ऑफिसर हैं या फिर बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। क्योंकि फेसबुक में नाम में पोस्ट करते समय, अपने बारे में बायोडाटा लिखते समय किसी प्रकार की जांच नहीं की जाती है, इसलिए आप अपने बारे में आईएएस लिख दें, आईपीएस लिख दें, किसी बैंक का मैनेजर लिख दें या सीईओ लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और लोग इसमें ही खींचे चले आते हैं। लोग जब आपसे दोस्ती करते हैं तो उसे लगता है कि वह किसी मैनेजर से दोस्ती किए हैं, किसी आईएएस ऑफिसर से किए हैं। हाल के दिनों में फेसबुक में फर्जी अकाउंट का मामला भी तुर पकड़ रहा है। जमशेदपुर में यह मामला के खुलासा हुआ है कि कांग्रेस के एक अध्यक्ष ने प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष ने अपना एक फर्जी अकाउंट बना लिया और उस नाम से बीजेपी के नेताओं को स्लैंग लैंग्वेज यानी कि गाली लिखने लगा। बाद में पता चला कि ये फर्जी अकाउंट कांग्रेस के एक नेता का है। तो इसी प्रकार से सोशल मीडिया में चूंकि इस पर रोक लगाना मुश्किल होता है, लोग आ जाते हैं। हम ऐसे कई लोगों के बारे में हम तक न्यूज आती है कि उन्होंने खुद को बता दिया कि वह एसबीआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, खुद को बता दिया कि वह आईएएस क्वालिफाई कर गया है, और जब जांच की जाती है, रोल नंबर मांगा जाता है तो बच्चा नहीं बताता है या बाद में बोलता है कि वह नौकरी ही छोड़ दिया है। ऐसे में उस पर विश्वास कैसे किया जाए। इसलिए हमारी अपील होगी युवाओं से कि आप इस झांसे में नहीं आए और फेसबुक में दोस्ती करके अपनी जिंदगी को ना गंवाएं। आप जिससे दोस्ती करते हैं उसके बारे में सभी कुछ जाने, क्योंकि फेसबुक किसी भी चीज का पैमाना नहीं है। फेसबुक ये नहीं बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपकी सोशल आइडेंटिटी कितनी है। इसमें जो वास्तव में अधिकारी है उनके ऊपर भी लोग सवालिया निशान लगा देते हैं। बहुत से लोग पुलिस के ड्रेस में फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं और दबंग स्टाइल में लिख देते हैं कि मैं इस इलाके का डीएसपी हूँ। अब आपके पास भी उतना फुर्सत नहीं है कि आप जाकर के असम इलाके को चेक करेंगे, आप जाकर के गुजरात में पता करेंगे और ऐसे में देखते ही देखते उसके हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं। उन्हें लास्ट तक पता ही नहीं चल पाता है कि जिसे वह डीएसपी, एसपी, डिप्टी कमिश्नर और मैनेजर समझ रहे हैं, वास्तव में वह एक आम आदमी है, एक बेरोजगार युवक है। हो सकता है कि कुछ लोग इसमें जरूर सही होंगे,
अब आपको हम ये बताते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने खुद को कैट का 100% बताने वाला एक युवक घोषित कर दिया, ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई बच्चे कर रहे हैं। वे अपने दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, अपने फ्रेंड सर्किल को रिझाने के दृष्टिकोण से और परिवार में प्रतिष्ठा पाने के दृष्टिकोण से ऐसा करते हैं। नीतीश कुमार का वास्तविक परसेंटेज 45% है। आप अंदाजा कर सकते हैं 45% कैट में क्या स्कोर है, वो फेल के जैसा है। लेकिन उसे 100% बता देना और उसके बाद वाहवाही लूटने के 48 घंटे के बाद ही इसे खुलासा हो जाना। आज के राष्ट्रीय अखबार प्रभात खबर ने भी इसे प्रमुखता से अपने फ्रंट पेज में जगह दिया है और उससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय अखबार भी इन चीजों को लेकर कितनी गंभीर है और वो ये बताना चाहती है कि आज के युवा वर्ग जो है वो थोड़ी सी वाहवाही के चक्कर में ही आज अपने नाम और परिवार के नाम को आगे बढ़ाने के चक्कर में पीछे लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद सच पता चल जाता है। अखबार में नाम के शीर्षक से एक बचपन में हमने भी कहानी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति अखबार में नाम छपवाने के चक्कर में एक ट्रक के नीचे आ जाता है और जब उसका इलाज डॉक्टर करते रहते हैं तो उस बेहोशी की हालत में उस लड़के को जब होश आता है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। तो उसका जवाब होता है कि मेरी तबीयत तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि हम ट्रक के नीचे आ गए थे, ये किसी अखबार में आज छपा है कि नहीं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि अखबार में नाम लाने के चक्कर में आज लोग कुछ भी करते हैं। और सेल्फी लेने का क्रेज, ये दो चीज तो आज युवाओं को खासा परेशान करके रखा है। चलिए बताते हैं कि 2018 की सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में पारा शिक्षक के मुद्दे का इस वक्त में स्थिति क्या है। इस समय जो पारा शिक्षक का मुद्दा है उस पर सरकार पिछले 2-3 दिनों से कुछ भी ध्यान देने के मूड में नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री अपने अलग अलग कार्यक्रम में पिकनिक मनाने में लगे हुए हैं और पिकनिक के दौरान जमकर डांस भी कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, लेकिन अब वो पारा शिक्षक के बारे में कुछ भी कहने से चूक रहे हैं। ऐसे में एक लेटर इस समय में वायरल हो रहा है। ये लेटर में ये दावा किया गया है कि अमित शाह का घेराव पारा शिक्षक करेंगे। अमित शाह जी गोड्डा में 19 जनवरी को आएंगे, ऐसी सूचना आई है और इसे लेकर पारा शिक्षकों ने रणनीति बनाया है कि वह 19 जनवरी को अमित शाह का घेराव करेंगे। पिछली बार 5 जनवरी को पलामू के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का घेराव करने को लेकर भी पारा शिक्षक एकजुट हुए थे, लेकिन 3-4 राउंड की बातचीत की पेशकश करके सरकार ने उनके कार्यक्रम को भंग कर दिया और फिर उसके बाद ये काम हुआ ही नहीं। इस बार पारा शिक्षक अब ऐसे मूड में नजर आ रहे हैं कि वो किसी प्रकार से बार्गेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी हालत में वो अब पारा शिक्षक जो है वो गोड्डा में जाकर के अमित शाह जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और वहां पर उनका घेराव भी करेंगे और हड़ताल उनकी तो लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर नरोत्तम सिंह मुंडा जो एकीकृत संघर्ष मोर्चा के मेंबर हैं, साथ ही साथ दूसरे के सदस्यों ने भी झारखंड अब तक को सूचना देकर कहा है कि 14 जनवरी के बाद उनकी गांधी जी के सिद्धांत पर जो करो या मरो वाला नारा था, डू और डाई, उसी सिद्धांत पर काम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें अलग अलग स्टेप वाइज कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में सामूहिक आत्मदाह की भी धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर एक एक करके हमारे पारा शिक्षक मरते जा रहे हैं आर्थिक तंगी से, तो परिवार सहित रांची में वे एक साथ मर जाएंगे। और इसके पहले उन्होंने कहा कि नंग धड़ंग प्रदर्शन किया जाएगा। नंग धड़ंग प्रदर्शन के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो होंगे वो विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और अंतिम स्टेप होगा जो आत्मदाह का होगा। हालांकि पारा शिक्षक को मनाने के लिए सरकार अलग अलग इलाके में बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की ये रणनीति जो है इस समय में सक्सेस होती हुई नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा, हमने कल ही अपनी फुटेज में दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं ने मुंडन कार्यक्रम किया था और उसमें बड़ी संख्या में वहां की महिलाओं ने बाल छिलवाकर इसका विरोध किया था। 1,35,000 पारा शिक्षक हैं वहां और वे लोग भी स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं।
वेतनमान की मांग कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा था कि आज वो अपनी बाल को अपने शरीर से त्याग दे रही हैं और बीजेपी का वो विरोध करती रहेंगी। तो ये सारी स्थितियां इस समय में है। पारा शिक्षक के पास भी अब विकल्प नहीं बच रहा है। अगर सरकार इस बार बातचीत करती है तो पारा शिक्षक की ओर से हमें ऐसा अंदाजा है कि अगर सरकार 18,000 से 20,000 के बीच का फॉर्मूला निकाल ले तो शायद हड़ताल टूट जाएगी और पारा शिक्षक का बड़ा वर्ग जो है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि इतना लंबा स्ट्राइक चला है। और जब मौका मिला था एक बार हड़ताल में सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के समय में, उस समय में कहीं चूक हो गई पारा शिक्षक के नेताओं से और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम तो हो गया। अब एक इलेक्शन वाला कार्यक्रम बच रहा है, तो सरकार उसके पहले कई नए उपयोग भी जो अपनी तरीका है वो भी कर रही है। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जेपीएससी का एग्जाम होगा एडमिट कार्ड मकर पर्व के बाद सभी लोग लोड कर सकते हैं। लगभग हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 34,000 लोग पीटी पास किए थे, लेकिन उसमें से 27,000 लोग ही मेंस परीक्षा लिखने जाएंगे। अधिकांश लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। एक तो जेपीएससी का इतना लंबा समय तक इंतजार करना और लंबे समय के इंतजार के बाद जब एग्जाम हो रहा है तब तक लोग भी थक जाते हैं और कई बार इसकी डेट बढ़ गई है। हालांकि 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक परीक्षा होगी, यह स्पष्ट हो गया है। रांची में सेंटर है और खबरों की अगर मानी जाए तो कुल 22,000 स्टूडेंट ही अपियर होंगे। फॉर्म भरने वाले में से भी 5,000 बच्चे जो है वो ड्रॉप करने वाले हैं। जो 22,000 लोग अपियर होंगे इसमें ऐसे बच्चे होंगे जो पिछली बार इंटरव्यू दिए हैं और जो वहां से छठे थे वो बच्चे होंगे। शुरू में जो 5,000 रिजल्ट आया था वो बच्चे होंगे और जो बाद में रिजल्ट बढ़ा है वो बच्चे होंगे। सारे बच्चों से हमारी अपील होगी कि वे लास्ट मोमेंट में सिर्फ उन चीजों को पढ़े जो पहले से पढ़े हुए हैं, नई चीजों को नहीं पढ़े। सारे क्वेश्चंस को लिखने के चक्कर में नहीं रहे, बल्कि वह उसी क्वेश्चन को लिखे जिसके बारे में उन्हें सटीक जानकारी हो, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आप इधर उधर की जानकारी लिखेंगे तो आपके मार्क्स निश्चित रूप से कट जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप जितना जानते हैं उतना ही लिखें। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि जो राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा है, इस परीक्षा में एक नया प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर जनरल स्टडी के, जिसमें 4 पेपर बनाए गए हैं 800 नंबर के और 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर रखा गया है। अलग अलग कोई भी ले सकते हैं और 100 नंबर की हिंदी है जो क्वालिफाइंग है, यानी कि अगर उसे हटा दिया जाए 100 नंबर के हिंदी और इंग्लिश को जो 50-50 नंबर का होगा, तो उसके बाद 950 नंबर की परीक्षा होगी। जो बच्चे इसमें 50 to 60% मार्क्स ले आएंगे उनका मेंस में सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। जो प्रीवियस डेटा है उसके अनुरूप हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी। जितने दिन आपके पास बच रहे हैं आप रोज रोज लिखने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जितना ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज्यादा लाभ होगा। हमारा ये